हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा आप सभी को पता है, हमने जीके की सीरीज चलाई हुई है हिमाचल प्रदेश के एग्जाम के लिए, जीके बूस्टर फॉर एचपीएसएससी। ठीक है, इसका जो है आज 6th क्लास है हमारी। जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, मैं बता दूं, वीडियो की टाइमिंग रहती है शाम को 8:30 बजे। ठीक है, शाम को 8:30 बजे मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ मंडे टू सैटरडे। संडे को जो है हम जितने भी हमने 6 लेक्चर लिए होंगे उसका जो है रिवीजन करते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है जीके बूस्टर फॉर एचपीएसएससी करके ही। ठीक है, उसमें प्रीवियस लेक्चर मिल जाएंगे आपको। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, इन सभी लेक्चर्स का अगर आपको पीडीएफ चाहिए, उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, जिसमें लगभग 6000 बच्चे जो है जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसके लिए जुड़ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। आज के फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा जम्मू कश्मीर से लगती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का जो है कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसकी बाउंड्री टच होती है किसके साथ, जम्मू एंड कश्मीर के साथ। तो इसकी जो बाउंड्री टच होती है वो है चंबा। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर जो है हमारा यहाँ पे ए राइट आंसर बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। चंबा के साथ साथ एक और कौन सा है, वो है कांगड़ा। चंबा के साथ एक और कौन सा जिला है हमारा, कांगड़ा, जो कि टच करता है किसको, जम्मू एंड कश्मीर को। जम्मू एंड कश्मीर जो है पहले क्या था, राज्य था। अब जो है इसे 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। अब एक है जम्मू एंड कश्मीर, जो कि एक यूटी है, और दूसरी कौन सी है, लद्दाख है। ठीक है, लद्दाख है। तो हिमाचल प्रदेश की जो अब बाउंड्री टच होती है वो 4 राज्यों, ठीक है, यहाँ पे 4 राज्यों से टच होती है। यूपी, HR, हरियाणा, पंजाब, ठीक है, और उसके साथ आपका आ जाएगा कौन सा, उत्तराखंड। ठीक है, 4 राज्यों से टच होती है। 2 आपके जो है यूनियन टेरिटरी है, कौन से, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। और इसके अलावा जो है एक आपका देश है कौन सा, चीन। ठीक है, चीन का जो कब्जाई क्षेत्र है तिब्बत, उससे जो है हमारी सीमा लगती है कितनी, लगभग 200 किलोमीटर। इसके बारे में पूछा जाता है कितनी सीमा लगती है, 200 किलोमीटर। हिमाचल का जो टोटल बाउंड्री शेयर है वो कितना है, 1170 किलोमीटर। हिमाचल की सीमा जो है अन्य राज्यों, देशों, ठीक है, इन सभी को मिला के जो है कितनी है, तो 1170 किलोमीटर की हमारी बाउंड्री लाइन है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है लेडी ऑफ किलोंग क्या है। ठीक है, इसके बारे में पहले भी आपको डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ से ये क्वेश्चन जो है डेफिनेटली बनता है क्वेश्चन। लेडी ऑफ केलोंग जो है क्या है, ये ग्लेशियर है। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, हिंदी में से हिमनद करके भी जो है आपको देखने को मिलेगा, हिमनद भी इसे लिखते हैं हिंदी में। ठीक है, ग्लेशियर है कहाँ पे, तो लाहौल एंड स्पीति, लाहौल एंड स्पीति। ठीक है, याद कीजिएगा प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ से क्या पढ़ा था, यहाँ का जो हिमाचल का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो कौन सा है, बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर। ठीक है, आपको इतनी बार इसे रिवाइज करा दूंगा कि आपको जो है बिल्कुल याद हो जाएगा, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसी के अंदर कौन सी लेक है, इसी के अंदर है आपकी सूरजताल लेक। ठीक है, सूरजताल लेक। तो ये कहाँ पे हुए दोनों, ये दोनों हुए लाहौल स्पीति के अंदर। ठीक है, तो बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर और जो सूरजताल लेक है ये भी कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में। लेडी ऑफ किलोंग ये भी क्या है, ग्लेशियर है, जो कि लोकेटेड है कहाँ पे, लाहौल एंड स्पीति पे। ठीक है, एक अंग्रेजी महिला के नाम पे जो इसका नामकरण किया गया है। और जब ये पिघल जाता है तो इसकी जो आकृति है वो एक महिला जैसी बन जाती है। इसकी हाइट अक्सर पूछी जाती है, तो इसकी हाइट है आपको 60-61, आपको याद करना है इसकी हाइट कितनी है, 60-61 मीटर। ठीक है, 6061 मीटर। इसके अलावा और जो लाहौल स्पीति का एक फेमस है, ठीक है, फेमस ग्लेशियर है, उसका नाम है मुकीला ग्लेशियर। इसका नाम क्या है, मुकीला ग्लेशियर। ये कहाँ पे है, ये भी आपका लाहौल स्पीति के अंदर। ठीक है, तो 3 ग्लेशियर आपको याद करने हैं यहाँ से, लेडी ऑफ केलोंग, बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर और मुकीला ग्लेशियर। तीनों कहाँ पे है, लाहौल स्पीति के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, फुलैच उत्सव किस जिले में मनाया जाता है। फुलैच जो उत्सव है, ठीक है, जो त्यौहार है, कहाँ पे मनाया जाता है, मनाया जाता है किन्नौर के अंदर, है ना। माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, किन्नौर। किन्नौर के अंदर मनाया जाता है फुलैच उत्सव। इसका जो अन्य नाम है वो है उख्यांग, उख्यांग उत्सव। ठीक है, उख्यांग उत्सव भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये इसी का नाम है, फुलैच उत्सव का ही नाम है उख्यांग उत्सव। ये भी कहाँ पे है, ये आपका किन्नौर में है। किन्नौर से जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए थे वो कौन से है, वो है लोसर उत्सव। कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये भी मनाया जाता है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और एक फेमस है यहाँ का फागली, कौन सा है फेमस, फागली। ये भी कहाँ पे मनाया जाता है, ये भी आपका मनाया जाता है किन्नौर के अंदर। ठीक है, अभी जो है फरवरी मार्च में मनाया जाता है फागली। और लोसर की अगर हम बात करें तो ये भी कहाँ पे है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, फागली भी। और उख्यांग या फुलैच ये जो है इसी का नाम है, फुलैच का ही नाम है उख्यांग। ठीक है, तो उख्यांग भी आपसे पूछा जा सकता है या फिर फुलैच भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो ये 3 आपको याद करने हैं, कहाँ के, किन्नौर के, उख्यांग, लोसर, फागली। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है बनर्स कोट किसका निवास स्थान है। बनर्स कोट जो है कहाँ पे, तो ये है हमारे शिमला के अंदर। ठीक है, शिमला।
शिमला के अंदर जो है बनर्स कोट लोकेटेड है। तो ये किसका निवास स्थान है? ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का निवास स्थान है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अभी करंट टाइम में हमारे जो है राज्यपाल कौन है हिमाचल प्रदेश के? अगर हम राज्यपाल की बात करें तो वो है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ठीक है, RBA लिख रहा हूँ मैं, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो है अभी करंट टाइम में क्या है? हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है। हिमाचल का हाईकोर्ट कहाँ पे है? वो भी शिमला के अंदर है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि हिमाचल जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति निवास भी है एक जगह। ठीक है, उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है वाइस रीगल लॉज। वाइस रीगल लॉज कहाँ पे है? ये ऑब्जर्वेटरी हिल शिमला के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिएगा, अगर आपको मेरे एफर्ट अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, वीडियो लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपना जो फीडबैक है वो जरूर कमेंट में दीजिएगा। आप किस तरीके से जो है इंप्रूवमेंट चाहते हैं, क्या और जो है इंप्रूवमेंट चाहते हैं। जैसे एक बच्चे ने कहा था कि जिस तरीके से आप लेक्चर लेते हो तो एक दिन जो ओल्ड लेक्चर होता है, प्रीवियस लेक्चर होता है, उसकी PDF को जो है एक बार रिवाइज करा दीजिए। ठीक है, तो आज हमारा 6th लेक्चर है, तो मैं जैसे ही लेक्चर खत्म होगा तो 5th लेक्चर का जो हमारा PDF है उसे एक बार जो हम रिवाइज करेंगे एक या 1.5 मिनट में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश के किस जिले, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई नहर परियोजना कौन सी है? ठीक है, हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी सिंचाई नहर परियोजना है वो कौन सी है? ये है शाह नहर पर जो परियोजना, हमारी ऑप्शन नंबर बन जाएगा डी यहाँ पे राइट आंसर। लोकेटेड पूछा जा सकता है कहाँ पे है, तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पे है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अगर हम यहाँ पे माने ये है हमारा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, इसका जो एरिया है सिर्फ और सिर्फ 18%। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कितना? 18% जो एरिया है हिमाचल प्रदेश का, यानी एग्रीकल्चर जो लैंड है हिमाचल प्रदेश की, कृषि करने योग्य भूमि है, सिर्फ वहीं पे क्या होती है? सिंचाई। सिर्फ 18% भूमि पे ही हिमाचल प्रदेश में सिंचाई होती है। जो रेस्ट बच गया आपका 82%, 82% जो हमारा अन्य भाग बच गया, एग्रीकल्चर लैंड बच गया, वो किस पे निर्भर है? ये सारा निर्भर है वर्षा के ऊपर। ठीक है, वर्षा के ऊपर। और वर्षा कौन सी आपकी? वर्षा वैसे तो साल भर होती है, लेकिन जो मानसून में होती है। ठीक है, तो जो ये खेती होती है हमारी, जो कि वर्षा के ऊपर डिपेंड होती है, इसको हम बोलते हैं मानसून का जुआ। ठीक है, इस खेती का जो अन्य नाम होता है इसको बोलते हैं मानसून का जुआ, जो कि SSC के प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। ठीक है, मानसून का जुआ, तो कृषि का एक वर्ड है कि मानसून के ऊपर जो है निर्भर करती है। वर्षा अगर ठीक हो गई तो खेती अच्छी हो गई। ठीक है, एक जुए की तरह ये काम करता है। तो 82% जो भाग है हिमाचल प्रदेश का, वो किसके ऊपर? ये आपका रेन के ऊपर जो है डिपेंड है, जबकि 18% पे जो एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ पे सिंचाई होती है। और सबसे बड़ी जो सिंचाई नहर है वो कौन सी है? शाह नहर, जो कि लोकेटेड है कांगड़ा के अंदर। अगर हम भलाघाटी की बात करें तो कहाँ पे है? ये मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ठीक है, मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। बलद्वाड़ा सिंचाई नहर, ये दोनों सिंचाई नहर परियोजना है। ठीक है, कहाँ पे है? मंडी में। बिलासपुर की बात करें तो ये कहाँ पे है? बिलासपुर के अंतर्गत। नेक्स्ट अगर हम मूव करें, नेक्स्ट है अंग्रेजी भाषा के लिए किसे 2021, ठीक है, 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब से स्टार्ट हुए थे? 1954। पूछा जाता है डायरेक्टली ये क्वेश्चन कि कब से शुरू हुए थे? 1954 से जो है शुरू हुए थे। अगर हम 2000 यहाँ पे 21 की बात करें, ठीक है, 2021 में जो है 20 भाषाओं में दिया गया। कितनी भाषाओं में? 20 भाषाओं में दिया गया। दिया कितने में जाता है? ये 24 में। ठीक है, जो मुख्य भाषाएं हैं प्लस 22 भाषाएं जो कि भारत के जो है संविधान में है। भारत के संविधान में कितनी भाषाएं हैं रजिस्टर्ड? तो 22 भाषाएं हैं। लेकिन यहाँ पे बात करें तो ये जो है 24 में दिया जाता है, जो कि 22 जो है भारत की संविधान की भाषाएं हैं और 2 जो है अन्य प्रमुख भाषाएं हैं। तो अंग्रेजी की अगर हम बात करें, अंग्रेजी के लिए अक्सर पूछा जाता है, तो अंग्रेजी भाषा से अगर हम बात करें तो अंग्रेजी भाषा के लिए 2021 का जो आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, ये दिया गया नमिता गोखले को। किसको दिया गया? नमिता गोखले को। इनकी जो पुस्तक है या ठीक है इनका जो साहित्य है उसका नाम क्या है? थिंग्स टू लीव बिहाइंड। थिंग्स टू लीव बिहाइंड। ठीक है, ये इनका जो है उपन्यास है। इसके लिए जो है इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट देखिएगा, तानसेन उत्सव का आयोजन जो है हाल ही में कहाँ किया गया? तानसेन उत्सव, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है ये। ठीक है, तो ये जो है कहाँ पे किया जाता है? ये किया जाता है मध्य प्रदेश के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के कहाँ पे? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर है वहाँ पे जो है इसका आयोजन किया गया। 5 दिन का जो है ये दिवस हुआ है। था कौन तानसेन? तानसेन अकबर के बारे में आपने सुना है। अकबर के दरबार में एक जो है प्रसिद्ध क्या हुआ करता था? संगीतकार हुआ करता था। अकबर के दरबार में हुआ करता था एक प्रसिद्ध संगीतकार, जिसका नाम था क्या? रामतनु पांडे। ठीक है, रामतनु पांडे। उसी को जो है किसके नाम से जाना जाता है? तानसेन। तानसेन का जो ओरिजिनल नेम था वो क्या था? रामतनु पांडे। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, रामतनु पांडे। रामतनु पांडे इज द ओरिजिनल नेम ऑफ तानसेन। किसके दरबार में था ये? अकबर के दरबार में था। कहाँ से था? तो मध्य प्रदेश में था। इसीलिए मध्य प्रदेश जो है ये अवार्ड जो है उत्सव मनाती है, तानसेन उत्सव। मध्य प्रदेश से ही मैंने कल आपको एक क्वेश्चन कराया था करंट अफेयर का, जो कि पूछा जाएगा कि भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क जो है वो कहाँ पे
स्थापित किया गया जियोलॉजिकल पार्क, ठीक है, इंडियाज़ फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क, ठीक है, तो ये कहाँ पे, ये जो मध्य प्रदेश का जबलपुर है, ठीक है, मध्य प्रदेश का जबलपुर है, यहाँ पे जो है स्थापित किया गया। अगर हम यहाँ पे बात करें, जबलपुर में ही एक जो है आपका वाटरफॉल है जिसका नाम है धुआंधार वाटरफॉल। धुआंधार वाटरफॉल किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे, नर्मदा नदी पे। इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है। धुआंधार वाटरफॉल जबलपुर मध्य प्रदेश, कौन सी रिवर के ऊपर है? नर्मदा। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? कंज्यूमर राइट डे जो है नेशनल की अगर हम यहाँ पे बात करें, नेशनल कंज्यूमर राइट डे कब मनाया गया? ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। कब? 24 दिसंबर को मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? 24 दिसंबर 1986 1986 24 दिसंबर 1986 को क्या हुआ था? हमारा जो है उपभोक्ता जो संरक्षण कानून है, ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण जो कानून है वो पास हुआ था। तब से जो है हम 24 दिसंबर को इसे मनाते हैं। अभी ये अमेंड किया गया कब? 2019 में जो है इसे संशोधित किया गया। ये तो था राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंटरनेशनल उपभोक्ता अधिकार या फिर वर्ल्ड उपभोक्ता अधिकार कब मनाया जाता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। कब? 15 मार्च को जो है हम अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता जो है अधिकार दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा हमारा विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप, ठीक है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में किदाम्बी श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता है? देखिएगा, एक क्वेश्चन तो यहाँ से ये बनता है कि किदाम्बी श्रीकांत जो है किस खेल से रिलेटेड है। तो ये किससे रिलेटेड हुए? ये आपके बैडमिंटन से रिलेटेड है, ठीक है, बैडमिंटन से रिलेटेड है किदाम्बी श्रीकांत। तो इन्होंने जो है जो अभी वर्ल्ड आपकी बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई उसमें कौन सा पदक जीता? ठीक है, इन्होंने जीता है रजत पदक। कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है, रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल। इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। फाइनल में जो है ये हार गए थे फानू करके जो है कीन यू करके जो है सिंगापुर के हैं एक खिलाड़ी, सिंगापुर के, जिन्होंने जो है इसे हरा दिया। उन्हें गोल्ड मेडल मिला और ये फर्स्ट गोल्ड मेडल था सिंगापुर का, ठीक है। तो किसने हराया ये भी आपसे पूछा जाता है। कीन यू करके हैं उनका नाम। और हुई कहाँ पे थी जो ये प्रतियोगिता जो आपकी ये हुई थी चैंपियनशिप, ये हुई थी स्पेन के अंदर। कहाँ पे? स्पेन के अंतर्गत हुई थी, ठीक है। ये फर्स्ट इंडियन है किदाम्बी श्रीकांत जिन्होंने जो है बैडमिंटन चैंपियनशिप में जो है रजत पदक जो है जीता है फाइनल में जाके। नेक्स्ट देखिएगा, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में। तो ये जो दीन ए इलाही धर्म था इसकी स्थापना की गई थी अकबर द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बन जाएगा। कब की गई थी? डायरेक्टली एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो 1182 में, ठीक है, 1182 ईस्वी में की गई थी। इसका मोटिव पूछ लिया जाता है कभी कभी जो है, इसका मोटिव पूछ लिया जाता है कि इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था सभी धर्मों को जो है साथ में लेकर चलना, ठीक है, विश्वव्यापी जितने भी धर्म हैं सबको जो है साथ लेकर चलना इसका मोटिव था। और दो क्वेश्चन और यहाँ से बनते हैं। एक तो पूछा जाता है कि इसका हेड कौन था, इसका जो मुखिया था वो कौन था? उसका नाम था अबुल फजल, ठीक है, अबुल फजल जो था उसका हेड हुआ करता था। और एक पूछा जाता है फर्स्ट हिंदू जिसने जो है दीन ए इलाही धर्म को अपनाया था। फर्स्ट हिंदू जिसने दीन ए इलाही धर्म को जो है अपनाया था वो कौन था? वो था बिरबल, ठीक है, सिर्फ ये हिंदू था जिसने इस धर्म को अपना लिया था। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके लिए बनता है। किस पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी? ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आया था कौन सा नेता, कौन सा पुर्तगाली, ठीक है। तो ये जो पॉलिसी थी बेसिकली है क्या थी? इस पॉलिसी का जो मुख्य उद्देश्य था कि जो पुर्तगालीज है, ठीक है, उन्हीं का जो है कब्जा रहे, उन्हीं का जो है जो भी वो ट्रेड करते थे उस समय व्यापार करते थे। तो जो हमारा इंडियन ओशन है या हिंद महासागर हम जिसे हिंदी में कहते हैं, हिंद महासागर हो गया आपका, अरब सागर हो गया, ठीक है, यहाँ पे जितना भी ट्रेड होगा वो कौन करेंगे? सिर्फ और सिर्फ पुर्तगाली करेंगे, ठीक है। तो ये पॉलिसी थी। और साथ के साथ इन्होंने जितने भी किले होंगे आपने देखा होगा जो पुर्तगाली थे ज़्यादातर कहाँ रहे थे? ये समुद्र के जो है किनारे हैं वहीं पे जो है इन्होंने अपने किले बनाए थे। तो इन्होंने जो है भारत के अंदर ना आके, भारत का जो अपना रीजन है, ठीक है, जो ज़मीनी एरिया है वहाँ पर ना आके जितने भी हमारे समुद्र है उन्हीं के किनारे जो है अपने किले बनाए थे, ठीक है। जो किले बनाए थे वो कहाँ पे बनाए थे? या आपके समुद्र के किनारे बनाए थे या समुद्र के बीच में बनाए थे, ठीक है। तो यही थी एक ब्लू वाटर पॉलिसी जो लेके आया था कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा जो कि पुर्तगाली थे, ये लेके आए थे ब्लू वाटर पॉलिसी,
ठीक है, पॉलिसी क्या थी कि हिंद महासागर और अरब सागर में पुर्तगालीज ही ट्रेड कर पाएंगे, ठीक है, और जो इनके किले हुआ करते थे वो कहाँ पे थे, वो जो भी समुद्र के किनारे के जो आपके राज्य थे या जगह थी उस समय की, ठीक है, वहाँ पे जो है इन्हीं के किले बने होते थे। नेक्स्ट देखिए, भारत की किस संविधान संशोधन के तहत मतदान करने की आयु 21 से घटा के 18 कर दी गई। हमारी जो वोटिंग थी पहले, ठीक है, वो कितनी थी, वोटिंग एज थी 21 साल, लेकिन जो है इसे घटा के कर दिया गया था 18 साल। कब की गई थी, ये की गई थी आपकी कौन से संविधान संशोधन के तहत, 61 संविधान संशोधन, ठीक है, 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1989, 1999 में ये संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत मतदान करने की जो आयु है वो 21 से घटा के कितनी कर दी गई, 18 कर दी गई। अब कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत जो है ये कौन से अनुच्छेद में जो है संविधान संशोधन हुआ, तो आर्टिकल 326 326 आर्टिकल 326 किससे रिलेटेड है, तो हमारे जो चुनाव है लोकसभा और राज्यसभा के जो चुनाव है उससे रिलेटेड संबंधित है। तो चुनाव कौन कराता है हमारे इंडिया के, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI, ठीक है, इसका प्रमुख पूछ लिया जाता है। अभी अगर हम बात करें कि प्रमुख कौन है, तो सुशील चंद्र, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो हेड है अभी वो कौन है, सुशील चंद्र, ठीक है। अभी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अभी विधानसभा के इलेक्शन हो रहे हैं कितने राज्यों में, ठीक है, कितने राज्यों में विधानसभा के जो है इलेक्शन है वो हो रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, वाहन चालन हेतु पार्श्व दर्पण होता है। जब हम अपनी बाइक, गाड़ी या कुछ भी चलाते हैं तो जो हमारे साइड मिरर होते हैं उनमें कौन सा लेंस जो है यूज़ हुआ होता है, ठीक है, उनमें कौन सा जो है मिरर जो है यूज़ हुआ होता है, ठीक है, मिरर आएगा यहाँ पे, कौन सा मिरर जो है, जो भी हमारे गाड़ी है, ट्रक, आप कुछ भी चलाते हो, ठीक है, बाइक भी चलाते हो, तो जो मिरर लगे होते हैं साइड मिरर पीछे देखने के लिए, उनमें कौन सा मिरर लगा होता है, उनमें लगा होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। तो इसे हम हिंदी में बोलते हैं कौन सा, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण बोलते हैं इसे, उत्तल दर्पण बोलते हैं। क्यों इसका यूज़ किया जाता है, ये बड़े से एरिया को, बहुत बड़े एरिया को, आपने देखा होगा कि जब भी हम इसमें देखते हैं तो बहुत बड़ा एरिया जो है एक छोटे से दर्पण में समा जाता है, ठीक है, तो पिछले जितना भी बड़ा एरिया होगा उसे जो है क्या करता है, छोटे एरिया में दिखा देता है। और जो हमारे हेडलाइट्स होती है, जो भी हमारी बाइक है, कार है, ठीक है, उसकी जो हेडलाइट होती है, आपने देखा होगा उसके अंदर जो बल्ब होता है वो बिल्कुल छोटा सा होता है, लेकिन उसका जो बाहर का कोर होगा, ठीक है, जो ग्लास लगा होता है उसके ऊपर, वो होता है अवतल का, अवतल जो है उसके ऊपर लेंस लगा होता है। अवतल लेंस क्या करता है कि उस छोटी सी लाइट को जो है स्प्रेड करके बड़ा कर देता है, ठीक है। तो जो हमारे हेडलाइट्स होते हैं वो बने होते हैं किसके, उस पर जो यूज़ होता है वो होता है अवतल लेंस आपका। और अगर हम वाहन चालन के बात करें, पार्श्व दर्शन पीछे देखने के लिए जो मिरर लगे होते हैं वो होते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है, इसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और अवतल दर्पण को बोला जाता है कॉनकेव मिरर, ठीक है। आई होप आपको इतना जो है यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम किडनी यानी ब्रिक, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कि कार्यात्मक यूनिट क्या है। देखिए मैं बाइलिंगुअल रखने की कोशिश करता हूं कि बाइलिंगुअल टाइप कर पाऊं, लेकिन समय जो है इतना इजाज़त नहीं देता, मेरे पास इतना समय नहीं होता, ठीक है। मैं 5-5:30 बजे आके जो है इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ, ठीक है, फिर पूरा कंटेंट लिखना, उसके बाद जो है जो भी रिलेवेंट कंटेंट होता है, ठीक है, मैं इस तरीके से नहीं लिखता कि कुछ भी चेप दिया, ठीक है, जो प्रीवियस पेपरों में पूछे गए हैं जिनकी संभावना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ताकि आपकी जो है कम समय में तैयारी हो सके, ठीक है, उसी के लिए। तो जो है समय नहीं हो पाता कि इंग्लिश में भी टाइप करूं, तो 5-5:30 बजे, उसके बाद आपको 8:30 बजे तक जो है वीडियो प्रोवाइड करानी होती है, तो माफ़ कीजिएगा उसके लिए, ठीक है। मैं जहां तक कोशिश होती है मेरी, मैं इंग्लिश में भी टाइप करने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम से। बीच में 1-2 लेक्चर मैंने इंग्लिश में भी लिए हैं। क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। ब्रिक यानी किडनी की जो कार्यात्मक यूनिट है वो क्या है, ठीक है, किडनी की जो है आपकी यूनिट क्या है, या फिर हम इसे बोलते हैं हिंदी में इकाई, ठीक है। इसकी जो यूनिट है वो है नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे, बन जाएगा बी। किडनी से एक क्वेश्चन बनता है, किडनी के अंदर जो पथरी बनती है वो कौन सी होती है, ठीक है, वो किसकी बनी होती है, वो बनती होती है आपकी कैल्शियम ऑक्जेलेट की। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है ओमेगा 3 किसका एक वर्ग है, ठीक है, इसको मैंने हिंदी में भी इंग्लिश में भी लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ओमेगा 3 जो होता है वो किसका एक ग्रुप होता है। ओमेगा 3 इज द ग्रुप ऑफ वसीय अम्ल, यानी कि इसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फैटी एसिड, इसे हम बोलते हैं फैटी एसिड, ठीक है। फैटी एसिड का जो है एक ग्रुप होता है ये। अगर हम यहाँ पे बात करें कि इसे हम जो है PUFA करके भी आपको मिल जाएगा, PUFAS, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, पॉली असेंचुरेट फैटी एसिड, ठीक है, पॉली असेंचुरेट फैटी एसिड्स का जो है ग्रुप होता है क्या, ओमेगा 3।
नेक्स्ट देखिएगा, भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है। ये क्वेश्चन आपके लिए है। मैं लास्ट में एक क्वेश्चन जो है आपके लिए छोड़ देता हूँ। कल भी मैंने एक क्वेश्चन जो है आपके लिए छोड़ा था, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री, हु इज द करंट एजुकेशनल मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर जो है वर्तमान में कौन है। 4 ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं। अभी हम जो है प्रीवियस जो हमारा कल का लेक्चर था उसकी तरफ मूव करते हैं, उसे जो है एक बार रिवाइज करते हैं। लेक्चर नंबर 5, देखिए लेक्चर नंबर 5 जो हमने कल लिया था, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या था इसमें, हिमाचल प्रदेश परिचय पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश परिचय जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, देवराज शर्मा जो थे इसके पुस्तक के लेखक थे। HP यानी हिमाचल प्रदेश अतीत वर्तमान और भविष्य, ये पुस्तक भी किसने लिखी थी, देवराज शर्मा ने। राहुल सकृत्यानंदन, हिमालय परिचय। ठीक है, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है इन दो पुस्तकों में कि ये किसने लिखी है। तो हिमालय परिचय लिखी है राहुल सकृत्यानंदन ने, और देवराज शर्मा ने कौन सी लिखी है, हिमाचल प्रदेश अतीत वर्तमान और भविष्य और हिमाचल प्रदेश परिचय। शांता कुमार से बहुत सारी बनती है यहाँ पे, लाजो होगी आपकी, ठीक है, मृग तृष्णा, और ये धरती है बलिदान की, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, कांगड़ा जिले में स्थित काठगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है। तो काठगढ़ में मैंने आपको बताया था एक यहाँ पे शिवलिंग है जो कि 2 पार्ट के अंदर डिवाइड है। ठीक है, एक शिवलिंग है जो कि कितने भागों में है, दो पार्ट के अंदर डिवाइड है इस तरीके से। ठीक है, और उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कभी कम होती है कभी बढ़ती है। तो किसके लिए फेमस हुआ है, शिवलिंग के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, करछम वांगतू परियोजना किस जिले में स्थित है या किस नदी के ऊपर है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, करछम वांगतू परियोजना जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है। तो ये है आपकी सतलुज नदी के ऊपर, कहाँ पे, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इसकी कैपेसिटी कितनी थी, 1000 मेगावाट, और ये हिमाचल प्रदेश की क्या है, सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, यानी कि किसी कंपनी के अधीन जो है सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। 1000 मेगावाट की इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। किन्नौर से 2 और मैंने बताया था आपको, शोंगटोंग किन्नौर में, और टिडोंग जो है वो भी कहाँ पे है, किन्नौर में। नेक्स्ट देखिएगा, किस जिले में डोलोमाइट चूना पत्थर के भंडार प्रचुर मात्रा में पाए गए हैं। ठीक है, डोलोमाइट जो चूना पत्थर है ये बिलासपुर के अंदर जो है, कोठीपुरा जो रीजन है बिलासपुर का, वहाँ पे पाए गए हैं। और कोठीपुरा में ही मैंने बताया था आपको क्या है, यहाँ पे एम्स जो है ओपन हुआ है। वट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर क्रायोजेनिक इंजन। भारत का पहला निजी क्षेत्र का जो क्रायोजेनिक इंजन है उसका नाम रखा गया है धवन 1। किसके नाम पे, जो सतीश धवन पहले इसरो के जो है हेड हुआ करते थे, ठीक है, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है। और किस कंपनी ने, कौन सी कंपनी ने इसे बनाया था, तो ये कंपनी कौन सी थी, ये आपकी सुपर क्रूज करके थी, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट है आपकी यहाँ पे, व्हाट इज द इंडियाज फर्स्ट सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फ्रूट। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट सर्टिफाइड फ्रूट, ऑर्गेनिक सर्टिफाइड फ्रूट, तो ये है कीवी, जो कि लॉन्च किया है किसने द्वारा, अरुणाचल गवर्नमेंट द्वारा। कौन सी गवर्नमेंट द्वारा, अरुणाचल गवर्नमेंट द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है। अरुणाचल की कैपिटल कहाँ पे है, ईटानगर में। नेक्स्ट देखिएगा, दोस्ती नामक तटरक्षक अभियान यानी कोस्ट गार्ड का जो ऑपरेशन है जिसका नाम क्या है, दोस्ती है, किस देश के बीच में आयोजित किया गया, इंडिया, मालदीव और श्रीलंका। कौन कौन से देश के बीच में, इंडिया, मालदीव और श्रीलंका के बीच में जो है ये आपका किया गया। अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, किस इंडिया, मालदीव, श्रीलंका के बीच में हुआ, कहाँ पे ये भी पूछ लिया जा सकता है, तो मालदीव के अंतर्गत हुआ। ठीक है, अगर हम प्रीवियस पेपर की क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, जो ये मैंने आपको बताया कि इंडिया फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर का जो क्रायोजेनिक इंजन है किस कंपनी द्वारा जो है लॉन्च किया गया, तो स्काई रूट। ठीक है, स्काई रूट जो है एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया। ये हमने कर लिया। नेक्स्ट देखिएगा, नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के प्राप्तकर्ता। 2021 में जो है नोबेल शांति प्राइज जो है 2 पर्सन को दिया गया, तो एक रसिया से है, ठीक है, और दोनों क्या किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, पत्रकारिता की फील्ड से जो है जुड़े हुए हैं। मैंने कल पूछा था कितने रीजन में दिया जाता है नोबेल प्राइज, तो 6 रीजन में जो है दिया जाता है नोबेल प्राइज। एक फिलीपींस से है और एक जो है आपका रसिया से है, ये मारिया रेशा और दिमित्री मोर्तोवा। ठीक है, किस फील्ड में इनको दिया गया, शांति में, नोबेल शांति पीस प्राइज। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के अनुसार जो है भारत की रैंक क्या है, भारत की रैंक 90 है। अगर हम यहाँ पे बात करें 2022 का जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें भारत की रैंक कितनी हो चुकी है, 83। ठीक है, और सबसे लास्ट में कौन है, अफगानिस्तान। भारत में अब तक जो है कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगाया गया है, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है इंडिया में वो कितनी बार लग चुकी है, अभी तक जो है एक भी बार इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। जो नेशनल इमरजेंसी है, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल है, वो कितनी बार लगा है, वो 3 बार जो है इंडिया में लग चुका है। मैंने आपको बताया था इंडिया का जो नेशनल आपातकाल है वो किस आर्टिकल के तहत लगता है, 352 राष्ट्रपति शासन 356, और जो वित्तीय आपातकाल है फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ये आर्टिकल 360 के अंतर्गत लगता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो ये हसरत मोहानी ने दिया था, और इसे प्रमोट किसने किया था, तो भगत सिंह ने इसे प्रमोट किया था। कब, 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने जो है नेशनल असेंबली के ऊपर जो है बॉम्ब गिरा था दिल्ली में, उनका साथ किसने दिया था, बटुकेश्वर दत्त ने। ठीक है,
सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा दिया था, जय हिंद का। बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था वंदे मातरम। कल मैंने आपसे पूछा था आराम हराम है, ये नारा किसके द्वारा दिया गया, ये नारा दिया गया था किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है ये नारा दिया गया। बंगाल विभाजन किसके द्वारा रद्द किया गया, कल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये लॉर्ड हर्डिंग द्वारा रद्द किया गया, कब, 1911 में जो है बंगाल का विभाजन रद्द हुआ था। 1905 में जो है कर्जन द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा जो है बंगाल का विभाजन शुरू हुआ था, ठीक है। बंगाल का विभाजन किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में। 1911 में लॉर्ड हर्डिंग के आते आते ये खत्म हो गया। उसी समय एक आंदोलन चला था, बंग बंग आंदोलन, जिसमें जो रविंद्रनाथ टैगोर है उन्होंने एक जो है गीत लिखा था, अमार सोनार बांग्ला, जो कि गवर्नमेंट ऑफ बंगाल ने बाद में अडॉप्ट कर लिया एज अ नेशनल एंथम। तो बांग्लादेश का भी जो नेशनल एंथम है उसका नाम है अमार सोनार बांग्ला। लिखा किसने है, रविंद्रनाथ टैगोर ने, जिन्होंने भारत का जो हमारा राष्ट्रीय गान है वो भी लिखा है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई, विलियम जोन्स द्वारा। कहाँ पे लोकेटेड है, बंगाल में। बंगाल में कहाँ पे, कोलकाता में। कब की गई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये की गई 1784 में। कब, 1784 में। ईईजी का संबंध किससे है, ईईजी का जो है संबंध है वो किससे है, ये मस्तिष्क से यानी ब्रेन से है। ब्रेन की जो बीमारियां हैं उनको डायग्नोज करने के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है। जैसे आपकी एपिलेप्सी होगी, मिर्गी होगी, ठीक है, उसको डायग्नोज करने के लिए इसकी जो है फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफ। मैंने कल भी बताया था इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफ। एक पूछा जाता है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये किससे रिलेटेड है, ये हृदय से रिलेटेड है, ठीक है, हमारे हार्ट से रिलेटेड है। निम्न में से हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, अगर हम बात करें कि जो हमारी हड्डियां हैं हड्डियों से जुड़ी रहती है किसकी वजह से, किसकी मदद से, लिगामेंट की वजह से, ठीक है। लिगामेंट जो है हमारा हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। अगर हम बात करें कि मसल टू बोन कौन जोड़ता है, हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है, टंडन। फटीग क्या होता है, फटीग होती है थकान, फटीग होती है थकान, जिसमें जो है जब हम बहुत सारा काम कर देते हैं तो हम थक जाते हैं, तो उसमें कौन सा एसिड जम जाता है, तो उसमें जम जाता है लैक्टिक एसिड, ठीक है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। मैंने कल बताया था सोडियम बाई कार्बोनेट जो है हम इसे बोलते हैं NaHCO3। धावन सोडा Na2CO3 10H2O, इसे हम बोलते हैं डायरेक्टली सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, NaCl, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साधारण नमक जो हम यूज़ करते हैं घरों में नमक, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, इसे बोला जाता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, NaCl, जो कि पुलिस के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कल, ठीक है, कल का क्वेश्चन है हमारा ये, पित्तल किसका मिश्रण होता है, पित्तल होता है कॉपर प्लस जिंक। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने जो है इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया था, कॉपर प्लस जिंक, ठीक है। तो ये प्रीवियस का जो लेक्चर है हमारा वो भी हमने रिवाइज कर लिया। अभी 6th लेक्चर है, जब हम 7th लेक्चर लेंगे तो हम 6th को भी रिवाइज कर लेंगे लास्ट में। और जैसे ही हमारा सैटरडे आएगा, ठीक है, संडे आएगा, सॉरी, संडे को हम क्या करेंगे, जितने भी हमने अब तक के लेक्चर लिए हैं उन्हें जो है एक बार रिवाइज कर लेंगे बिल्कुल, ठीक है। तो जब तक आपके एग्जाम आएंगे तो आप जो है अच्छे से 2-3 बार रिवीजन जो है कर चुके होंगे, ठीक है। मंथ के एंड में जितना भी हम मंथली पढ़ेंगे, मंथ के एंड में भी जो है मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें हम मंथली कंपाइल करके इन वीडियोस को, इनकी PDF को, ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। वहाँ पे जो हम इसका रिवीजन करते रहेंगे। तो रिवीजन जो है इज की टू सक्सेस, ठीक है, जैसा आप सभी को पता है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लगते हैं, मेरे एफर्ट थोड़े से भी अच्छे लगते हैं, तो एक लाइक जो है जरूर कर दीजिएगा। बस इतनी रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।